नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और आप सीधे चल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में, जो इस वक्त बरेली में लोगों की भीड़ जुटा रही है। ये सीधी तस्वीरें वहां की देख सकते हैं आप। ये बरेली में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो चल रहा है। बड़ी तादाद में लोग सड़कों के दोनों तरफ उनका इंतजार कर रहे हैं। साथ में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी हैं। पश्चिम बंगाल की हालत देख लीजिए और आज आप ये बरेली से सीधी तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री सड़कों पर उतरे हुए हैं, भगवा गाड़ी पर कर रहे हैं रोड शो। जबरदस्त भीड़ आप देख सकते हैं सड़क के दोनों तरफ। उद्योग और उद्योगपति उखड़ गए और एक यूपी जो एक बीमारू स्टेट के होने के बाद कैसे एक उभर के भारत के मानचित्र पर एक उद्योग के रूप में, एक उद्योग कारोबार के रूप में, एक इंडस्ट्री के एक्टिविटीज के रूप में, बड़े बड़े कॉरिडोर के रूप में आज अगर यूपी स्थापित हुआ है। तो ये सीधी तस्वीरें बरेली से आ रही हैं और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान, हिलाल अहमद, एसोसिएट प्रोफेसर CSDS के, और नीरजा चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का स्वागत है एनडीटीवी इंडिया में। हिलाल, आप ये सीधी तस्वीरें जो देख रहे हैं, क्या बयां कर रही हैं? भारी भीड़ इस वक्त दिखाई दे रही है वहां पर बरेली में। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता पिछले 10 सालों में कम नहीं हुई है, ये तो स्पष्ट है। ये एक अच्छा संकेत है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी का पूरा कैंपेन प्रधानमंत्री पर केंद्रित है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर ये अनुमान लगाना कि इसका प्रभाव चुनावी नतीजे पर कैसा होगा, ये मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दी हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे। लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमको ये याद रखना चाहिए कि जो चुनाव है वो निर्वाचन क्षेत्र या कॉन्स्टिट्यूएंसी के लेवल पर लड़े जाते हैं। वहाँ पर जो जीत हार होती है वो तय करती है। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं इस तरह की चीज़ों को देखकर कि ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बना दिया गया है, लेकिन अगर हम देखें तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी मुद्दे होते हैं। और हम अगर बहुत ध्यान से इस बात की तुलना करें कि जो प्रधानमंत्री मोदी अपना कैंपेन कर रहे हैं और जो बीजेपी के दूसरे नेता कैंपेन कर रहे हैं, उसमें एक फ़र्क है। मोदी का जो कैंपेन, जो भी उनकी रैलियां हुई हैं, जो भी उनके भाषण हुए हैं, उसमें कुछ मुद्दे हैं और उसके बाद में कुछ तर्क हैं। लेकिन अगर हम देखें, और ये बिल्कुल साफ पैटर्न है, जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने इस तरह से किया है कि जैसे मोदी के अलावा कोई भी तत्व नहीं है जिसके ज़रिए कि आप कैंपेन करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओवर रिलायबिलिटी प्रधानमंत्री मोदी पर है। सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाल दी गई है। नीजा, आप भी ग्राउंड पर गई हैं, मैं भी लौटी हूं उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों से। तो जब हम उम्मीदवारों से या स्थानीय नेताओं से बात करते हैं तो वो जो हिलाल कह रहे हैं, जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी पर डाल देते हैं, मोदी की गारंटी कहते हैं। तो एक तरह से सब कुछ इन्हीं के कंधों पर है कि वो नैया पार लगाएं एक बार फिर, तीसरी बार बीजेपी के लिए। 2024 के इलेक्शन में मोदी इश्यू है, लेकिन मोदी वेव नहीं है जो कि 19 में थी या 14 में थी। लेकिन कई लोग हैं जो कहते हैं ये कि वोट तो हम असंतोष है, ज़्यादा असंतोष है। लोग बोल भी रहे हैं हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मेरी सास को ये नहीं मिला, वगैरह वगैरह। सब लोग अपनी बात करते हैं, किसान अपनी बात करते हैं, राजपूत अपनी बात कर रहा है, नाराज़गी जता रहा है। लेकिन वो सही बात है कि आक्रोश मोदी के प्रति नहीं है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। पहले इलेक्शन जब हुई है 1977 में, एक अंडर करंट माना जाता था, उसमें आक्रोश था इंदिरा गांधी के खिलाफ, वो नहीं है यहाँ। तो लोगों को लगता है कि इनको टाइम देना चाहिए, सब चीज़ें रात भर में तो हो नहीं जाती हैं, इस तरह की भाषा सुनने में आती है। और एक और चीज़ है, ऑपोजिशन की तरफ से आप ये कह रही है कि मोदी फैक्टर इन चुनावों में है और वेव इस वक्त आपको दिखाई नहीं दे रहा जो 2019 में दिखाई दे रहा था। लेकिन आज दूसरे फेज का मतदान हुआ है, 88 सीटों पर वोट डाले गए हैं। तो इस पर भी अब आगे हम विस्तार से हमारे दोनों मेहमानों से चर्चा करेंगे। दूसरे दौर में कई दिग्गज नेताओं के भविष्य का फैसला ईवीएम मशीन में बंद हो गया। नतीजा क्या होगा, इसके लिए बाकी उम्मीदवारों की तरह इन्हें भी 4 जून तक इंतजार करना होगा। आइए देखते हैं ऐसे वीआईपी उम्मीदवार जिनकी वजह से उनकी सीटें भी आज वीआईपी मानी गई। वायनाड सीट, केरल की वायनाड सीट, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, आज वहां 66% मतदान हुआ है। और हम अब अगली सीट पर नजर डालें तो तिरुवनंतपुरम, ये भी केरल
के तिरुअनंतपुरम की सीट है, जहां पर मौजूदा सांसद शशि थरूर हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर उन्हें चुनौती देने के लिए इस मुकाबले में उतरे हैं। यहां पर भी आज वोटरों ने अपना फैसला कर लिया है। आज यहां मतदान हुआ है, वहां आज 60.6% मतदान रिकॉर्ड हुआ है। अब अगली सीट जोधपुर राजस्थान की, जहां से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मैदान में है। आज वहां 58.4% का मतदान हुआ है। तो एक बार फिर जोधपुर से ही किस्मत आजमाने के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत मैदान में उतरे हैं। तीसरी बार मथुरा से हेमा मालिनी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। आज वहां 47% मतदान रिकॉर्ड हुआ है। और अब आखिरी जो सीट है, जो 5 सीटों पर हम नजर डाल रहे हैं, छत्तीसगढ़ की सीट, जहां से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने के बाद भूपेश बघेल राजनांदगांव से लोकसभा जाने की कोशिश में हैं। आज वहां चुनावी मैदान में वो उतरे हुए थे, जहां पर वोटरों ने अपना फैसला कर लिया है। आज वहां पर 71.9% मतदान रिकॉर्ड हुआ है। तो ये वोटिंग परसेंटेज है। और हिलाल और नीरजा, ये 5 हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसीज, जिस पर हम खास नजर डालेंगे। ये बताइए, आपको सबसे ज्यादा इसमें वीआईपी कौन सा लग रहा है? वायनाड? नहीं, वीआईपी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका महत्व क्या है, ये थोड़ा हमें समझना चाहिए। और आपने कुछ सोच के ही ये 5 ये निकाली होंगी, क्योंकि ये केवल कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं है, बल्कि यहाँ पर होने वाला राजनीतिक विमर्श कहीं ना कहीं पर पूरे इलेक्शन को प्रभावित कर रहा है। तो अगर हम उस दृष्टिकोण से देखें तो एक बात तो है, अगर ये वाली सीट निकाल दें, बघेल वाली सीट को हम अलग कर दें, राजनांदगांव वाली, तो बाकी सब पर मतदान का प्रतिशत या तो उतना ही है या घटा है। तो वो एक पूरा जो ओवरऑल ट्रेंड है जो हमें दिख रहा है पूरे मतदान में, वो उसका असर बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा है। जैसे मथुरा वाली सीट पर 47% मतदान हुआ है। तो इसका मतलब क्या, जो स्टार पावर थी वो घटी है मथुरा में, ये कहना अभी बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए क्योंकि जैसे ही मतदान का प्रतिशत घटता है तो एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि जो कमिटेड वोटर था किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, वो गया और उसने वोट दिया। लेकिन जो सिंपैथी रखने वाला वोटर था, जिसकी सहानुभूति किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में थी, वो शायद हिचकिचाहट में रह गया। और एक जो तीसरी तरह का जो वोटर था, जिसे हम फ्लोटिंग वोटर कहते हैं अपनी भाषा में, वो भी कहीं ना कहीं पर मतदान करने के लिए नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ, ये पूरा ट्रेंड जो हमको दिख रहा है, अगर हम बेंचमार्क 2014 को माने, हालांकि उससे पहले हमेशा भारत में मतदान का प्रतिशत इतना नहीं होता था जितना 2014 और 2019 में हुआ जी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक पूरा पैटर्न है, और उस पैटर्न में ये वाली सीट्स जो हैं, इसको हम कह सकते हैं कि ये प्रतिनिधि सीट्स हैं, या ये रिप्रेजेंटेटिव सीट्स हैं, जिनके आकलन करके हम पूरे चुनावी प्रक्रिया जो चल रही है उसको समझ सकते हैं। आपकी किस पर नजर रहेगी इन 5 सीटों में से? देखिए, क्लियरली राहुल गांधी पे सबसे ज़्यादा, वायनाड जीत जाएंगे, सबको मालूम ही है। लेकिन जिसका इंतज़ार है कि वायनाड के बाद जैसे ही चुनाव ख़त्म होगा तो क्या ये अपना कैंडिडेचर अमेठी से अनाउंस करेंगे। नहीं तो वायनाड के ख़त्म होने की वेट क्यों? क्योंकि वो मिक्स मैसेजिंग नहीं देना चाहते, ऐसा कहा जा रहा है पार्टी के लोगों प्राइवेटली जो बोलते हैं कि ऐसा नहीं, वायनाड के लोगों को लगना चाहिए कि अमेठी से खड़े होंगे तो अमेठी से जीत गए तो अमेठी को प्रिफर करेंगे, वायनाड के गिव अप करेंगे। वो मैसेज नहीं जाना चाहिए। तो ये इंटरेस्टिंग है, अगले घंटों में राहुल गांधी क्या करने वाले हैं, क्या ऐलान आता है, और क्या प्रियंका वाड्रा गांधी भी ऐलान करने वाली हैं कि वो रायबरेली, उनकी माँ की सीट, सोनिया गांधी अब राज्यसभा में है, माँ की सीट से लड़ेंगी। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग। और ये भी जो पिछले सप्ताह में बात आई है कि बीजेपी ने साउंड आउट किया था वरुण गांधी को रायबरेली से लड़ने को। पीलीभीत की टिकट कटी, लेकिन साउंड आउट किया, और ये सुनने में आ रहा है कि वरुण गांधी ने ना कह दिया है वहां से लड़ने को। तो ये सारा रायबरेली जो गांधी परिवार का अगला प्लान है, उसका भी इंतजार है। चलिए, इस अनाउंसमेंट का वेट करते हैं हम, और 1+1 2 होता है या 1+1 11 होगा, ये देखना होगा। हम लौट रहे हैं इस चर्चा में इस छोटे से ब्रेक के बाद।
5 वीआईपी सीटों के बाद अब बात फेज 2 के 2 सबसे प्रमुख राज्यों केरल और राजस्थान की। इन दोनों ही राज्यों में मतदान आज पूरा हो गया। राजस्थान में 2 दौर में वोट डाले गए, जबकि केरल की सभी सीटों पर एक साथ आज वोट पड़े। 2 बड़े सवाल हैं इस वक्त, क्या केरल में खिलेगा कमल और क्या राजस्थान में क्लीन स्वीप की लगेगी हैट्रिक? तो ये दोनों सवाल हैं और सीधे चलते हैं हमारे मेहमानों के पास। अब सेकेंड फेज हिलाल कहा जा रहा था कांग्रेस के लिए अहम है क्योंकि इसमें केरल के सीट्स शामिल हैं। तो क्या केरल में बीजेपी एक चैलेंजर बनकर उभर पाएगी और कांग्रेस को रोकने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, ये तो कहना मुश्किल है क्योंकि बीजेपी का ये बात सही है कि बीजेपी का मत प्रतिशत जो है वो पिछली 2-3 बार में अगर हम देखें तो स्लोली और ग्रेजुअली बढ़ रहा है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन वो इतना नहीं है कि उसका कन्वर्जन रेट सीट में हो जाए। तो एक जिसे कहा जाता है सांकेतिक रूप से एक प्रतीकात्मक रूप से कहा जाए तो बीजेपी एक चैलेंज तो बन गई है पब्लिक डिस्कोर्स में, लेकिन उसका कन्वर्जन मुझे नहीं लगता कि होगा इतना तेज़ी से। तो ये बात तो है, लेकिन यहाँ चुनौती दोनों के लिए है, केवल बीजेपी के लिए या कांग्रेस के लिए, दोनों के लिए चुनौती है। बीजेपी को अगर अपना जो 370 का उनका लक्ष्य है उसको करना होगा तो दक्षिण में अच्छा प्रदर्शन करना होगा, और उसके लिए उन्हें कर्नाटक में अपना अच्छा प्रदर्शन बरकरार रखना पड़ेगा और कहीं ना कहीं पर केरल जैसी जगह पे खाता खोलना होगा। कांग्रेस के लिए भी ये चुनौती वाला है क्योंकि कहीं ना कहीं पर ये तो हो ही गया है कि नॉर्थ वर्सेस साउथ, और जो दक्षिण की 130 सीटें हैं उसमें अगर वो अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं तो उनकी चुनौती बरकरार रहेगी। राजस्थान, क्या इस बार भी क्लीन स्वीप होगा या फिर राज्य के नतीजों के बाद, राज्य सरकार जब बनी बीजेपी उसके बाद जो एंटी इनकम्बेंसी का है वो उसका नुकसान उठाना होगा? देखिए, जब शुरुआत हुई थी चुनाव की, हम सब लोग मान रहे थे कि राजस्थान में 25 आउट ऑफ 25 तो आ ही जाएंगी दोबारा। वो एक ऐसा स्टेट है, और इस बार एडेड एडवांटेज था क्योंकि असेंबली इलेक्शन कुछ महीने पहले जो हुए उसमें भाजपा जीती थी। 19 में जब 25 आउट ऑफ 25 आए थे तो 2018 के असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस जीती थी, तो ये एक एडेड एडवांटेज था। लेकिन जैसे जैसे कैंपेन बढ़ता गया, राजस्थान मैं मानती हूँ 2024 का सबसे बड़ा सरप्राइज है। क्या सीटें निकलेंगी मालूम नहीं, पर आधी सीटों में असली में टक्कर है, और सब लोग मानते हैं, कैंडिडेट्स मानते हैं, जनता मानती है। अब ये था कि आपके 5 लाख की अगर लीड है, 3 लाख की लीड है, पिछली बार 2 लाख की, तो क्या कम होके 1 लाख हो जाएगी, 50,000 हो जाएगी। टक्कर का मतलब विक्ट्री ऑटोमेटिकली नहीं होता है। और भाजपा के पास बहुत शानदार मशीनरी है ऑर्गेनाइजेशनल, लास्ट माइल को कन्वर्ट करना वोट में उनको आता है, जो कि कांग्रेस को नहीं आता। लेकिन राजस्थान में जो सामने आया, जैसा मैंने कहा हवा किसी जगह नहीं है, जो सामने आया है वो लोकल इश्यूज, हाइपर लोकल इश्यूज, जैसे किसी ने कहा मोदी वर्सेस लोकल। ये राजस्थान जैसे कहा गया पानी दो तो वोट मिलेगा, तो मतलब क्या जाट नाराज है, राजपूत तो नहीं, राजपूत यूपी में नाराज है लेकिन राजस्थान में भाजपा के साथ है, लेकिन जाटलैंड में जाट नाराज दिखता है। और हरिजन टोलों में ये जो कहा जाता है ना 400 पार, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज, इसका मतलब आरक्षण जा सकता है, जिसको प्रधानमंत्री और अमित शाह ने नकारा है, रिबट किया है। लेकिन दलित टोलों तक ये बात पहुंच गई है, तो दलित भी क्या थोड़ा इधर जा रहा है, ये सब क्वेश्चन मार्क्स हैं। बट राजस्थान मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल स्टेट्स है। चलिए, तो 4 जून को हम सब फिर बैठेंगे और राजस्थान पर चर्चा करने के लिए। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला। और आज इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया पर लगातार खबरें जारी हैं, चुनावों से जुड़ी सभी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। नमस्कार।